नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर अनिका के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए जहाँ पर बूढ़े किंग के पहले से रिया, अलेक्जेंडर, आर्यन, रोहित, अनिका, स्वाति और आयशा मारवा ये सभी उस फ्लावर आइलैंड पर पहुँच जाते हैं। तो वहीं रिया के कहे अनुसार वहाँ पर करण, गुलेरिया, राजीव, महेंद्र, धनंजय, आलिशा, आकाश, अंजलि ये भी पहुँच जाते हैं। तो इधर साथ में लतिका भी, तो इधर दूसरी तरफ यहाँ पर अब ये यशपाल के पास अभी यहाँ पर राजेश्वर पीरामल आता है और वो दोनों भी बातें कर रहे थे। वो उस लैब में चले जाते हैं तो राजेश्वर देखता है कि वहाँ पर वो ड्रग था ही नहीं। बातों ही बातों में वो यहाँ पर रानी अवंतिका के बारे में ही बातें करते हैं कि एक बार अवंतिका की ब्लड लाइन को ढूंढना है। इस बात पर अभी यशपाल कहते हैं ढूंढ तो काफी सालों से मैं भी रहा हूँ अपनी बहन की ब्लड लाइन को, लेकिन हम दोनों की किस्मत देखो ना, अभी तक हम दोनों ही कामयाब नहीं हुए हैं। बस एक बार मुझे वो मिल जाए, उसके बाद तो पूरी की पूरी बाजी हमारी। यशपाल की इस बात पर अब वो शख्स यानी कि राजेश्वर पीरामल कहते हैं अरे ये बाजी तो हम कब की जीत चुके होते, लेकिन ये हमारा बैड लक था कि हमारे ही लोगों ने हमारे साथ धोखा किया था, या फिर मैं यूँ कहूँ कि उन सभी ने खुद को मुझसे भी ऊपर समझ लिया था। राजेश्वर की ये बात सुनते ही यशपाल कहते हैं तुम कहना क्या चाहते हो राजेश्वर? हाँ, और वैसे भी अभी तो वो सभी मर चुके हैं ना, जिनके बारे में तुम ये सब बातें कर रहे हो। अब ये सुनते ही राजेश्वर कहते हैं अच्छा हुआ जो वो मर गए, और वैसे भी वो सभी अब हमारे किसी भी काम के नहीं थे, क्योंकि वो हमारे लिए कुछ भी नहीं कर पाए। अरे इतने सालों तक वो उस किंग की कैद में थे, लेकिन देखो ना, अफसोस की बात है हम लोगों ने उन्हें छुड़ाने की कितनी कोशिश की, ये सोचकर कि वो हमें उस किंग के बारे में कुछ ना कुछ तो बताएंगे, लेकिन वो लोग हमें कुछ भी नहीं बता पाए। हमने कितने सालों उनके उस कैद से निकलने का इंतजार किया, लेकिन हमारे साथ वही हुआ, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। अरे उसके बाद उनके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। और एक बात, डायमंड ड्रग चोरी हुआ है तो इसका तो यही मतलब है ना कि आज भी इस दुनिया में एक ऐसा शख्स है जिसकी रगों में मेरा और तुम्हारा खून है। अगर मेरी सोच सही है तो इसका मतलब यही है कि अनंता के वंश तक पहुंचने से अब हमें कोई भी नहीं रोक सकता है। वो इस दुनिया में है, और वैसे भी ये डायमंड ड्रग खुद में ही एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव है। और अगर इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ है जो उस ड्रग की नेगेटिव को अपने अंदर समा सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है, और वो चीज़ है गुरुदेव की वो अस्थियाँ। और वो अस्थियाँ कहीं और नहीं, ये तो हम भी जानते हैं कि वो वाराणसी में ही है। इसलिए हमें लोकेशन तो पता है ही कि वो वाराणसी में है, तो गोल्डन ड्रग कहीं भी नहीं हो सकता है, वो जरूर अब वाराणसी में ही है। तो बस फिर तो अब हमें बस जल्द से जल्द वाराणसी के लिए निकलना होगा। अब राजेश्वर की इस बात पर यशपाल कहते हैं बाकी सब तो ठीक है राजेश्वर, लेकिन तुम बस मुझे इतना बताओ कि वाराणसी का एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर होगी, क्योंकि वाराणसी कोई छोटी सी जगह तो है नहीं जहाँ पर तुम जाकर जल्दी से उसे ढूंढ लोगे। और वैसे भी डायमंड ड्रग ही एक ऐसा ड्रग है जो अब यहाँ पर यशपाल ने इतना ही कहा था कि तभी राजेश्वर अब वहाँ पर अपने हाथ के इशारे से यहाँ पर यशपाल को वहीं पर ही चुप करा देते हैं और कहते हैं संभल कर यशपाल, कहीं पर भी अपना मुंह मत खोला करो। अरे जो बात बस तुम और मैं जानते हैं, हमें उस बात को नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि राज को सबके सामने नहीं खोलना चाहिए। अगर हमने एक दूसरे के सामने भी अगर उस राज को खोला तो वो किसी तीसरे के कानों तक पहुंच सकता है। और वैसे भी गुरुदेव के गहरे सीक्रेट तो सिर्फ हमारे पास ही है ना, जिन्हें कोई भी नहीं जानता। और ये कहते हुए ही वो जोर जोर से हंसने लगते हैं।
इधर यशपाल की इस इधर राजेश्वर की इस हंसी को देखकर अब यशपाल कहते हैं, तुम इस तरह से क्यों हंस रहे हो? तुम्हारी हंसी बता रही है राजेश्वर कि तुमने इस बात का भी कोई भी डर नहीं है कि डायमंड ड्रग के जाने का। देख राजेश्वर, मुझे नहीं पता कि तुम्हें इस डायमंड ड्रग के जाने का कितना दुख है कितना नहीं, लेकिन अगर मैं अपनी बताऊं तो मुझे तो बहुत ही गुस्सा आ रहा है। हमारे लिए एक उम्मीद बस ये एक डायमंड ड्रग ही था, और वो भी अभी हमारे हाथों से चोरी हो चुका है। हम लोग उसे भी नहीं बचा पाए। ये हम लोगों के लिए कितनी बड़ी हार है। यशपाल की इस बात को सुनने के बाद अब यहाँ पर राजेश्वर कहता है, डायमंड ड्रग ही एक इकलौता रास्ता है यशपाल हमें उस मैजिकल केमिकल तक पहुंचाने का। अरे तुम खुद सोचो, जब अब हम उस डायमंड ड्रग को ढूंढने के लिए निकलेंगे तो उस डायमंड ड्रग के साथ जब हमें डायमंड ड्रग मिलेगा तो हम उसके साथ उस मैजिकल केमिकल तक भी पहुंच ही जाएंगे, जिस मैजिकल केमिकल तक हमने पहुंचने के लिए ना जाने कितने ही सालों का इंतजार किया है। उस किंग को तो इतना भी पता नहीं है कि उसने सच में इस डायमंड ड्रग को चुरा कर हमारी कितनी बड़ी हेल्प की है, क्योंकि उस डायमंड ड्रग के सहारे अब हम उस तक पहुंच जाएंगे। और हाँ यशपाल, अपने आदमियों को अभी के भी वाराणसी भेजना शुरू कर दो, और क्या पता अगर हमारी किस्मत इस बार अच्छी हुई तो हमें गुरुदेव की वो 2 अस्थियां भी मिल जाएंगी, वो अस्थियां जो कि उस अवंतिका और सिकंदर के पास थी, क्योंकि हमारे लिए वो मिलना बहुत ही ज़रूरी है। और हो ना हो उस अवंतिका ने सिकंदर को ही उस अस्थियों को दे दिया होगा, जैसे कि तुमने अपनी बहन को बेवकूफ़ बनाकर उन अस्थियों को ले लिया था जो कि अनंता के पास थी। वैसे सच कहूँ, एक बार के लिए तो मुझे ऐसे लगा था कि मानो अवंता भी उस अवंतिका की तरह उसे उस किंग को ही ना दे दे। लेकिन सच में अनंता से तुम उसे ले पाए। इस बात पर अब यशपाल अग्रवाल कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता था राजेश्वर, क्योंकि मेरी बहन मेरे ऊपर आंखें बंद करके भरोसा करती है। अरे वो ऐसे कैसे उस किंग को वो अस्थियां दे सकती थी? और देखो ना, अगर वो आज जिंदा भी होती ना तो मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि आज अगर वो जिंदा होती तो उसके जरिए मैं उन बाकी की अस्थियों को भी अब तक अपने पास रख लेता, जिससे उस किंग और अवंतिका ने रखा था। फिर तो वो किंग और अवंतिका उन अस्थियों को बचा भी नहीं सकते थे, क्योंकि मेरी बहन मेरे ऊपर आंख बंद करके विश्वास करती है, और इतना विश्वास करती है कि शायद वो इतना किसी और पर नहीं करती। और यही मेरे लिए एक सबसे अच्छी बात है। मेरे बाप की भी वैसे दाद देनी होगी। अरे अपने बच्चों से ज़्यादा उसे परायों पर इतना विश्वास था। अरे तभी तो उसने उस अवंतिका को चुना। अरे नहीं तो उस अवंतिका की इतनी हिम्मत। इस बात पर अब राजेश्वर कहते हैं, तुम्हारे पिता जैसे लोगों की वजह से बच्चे अपने पिता पर भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि तुम्हारे पिता ने ही ऐसे किया है। अगर तुम्हारा पिता अपने बच्चों पर भरोसा करता तो आज हमें ये दिन देखने को ही नहीं मिलते। अब तुम खुद ही देखो यशपाल, तुम्हारे उस पिता ने मैजिकल केमिकल की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो उस अवंतिका को ही दे दी थी, जबकि उन्होंने खुद इस केमिकल को बनाया था। उन्होंने इस केमिकल को देने के लिए ना तो तुम्हें चुना और ना ही तुम्हारी बहन को, मतलब अनंता को। अगर वो तुम्हें चुनते तो तुम्हें बिना किसी प्रयास के ही वो केमिकल मिल जाता, और तुम्हें उसे मारना भी नहीं पड़ता। और रही बात अनंता की, अगर वो अनंता को भी देते तो वो भी तुम्हारे लिए एक सुनहरा अवसर था, क्योंकि अनंता ने जिस तरह से तुम्हें उनकी अस्थियां दे दी थी उसी तरह से वो तुम्हें वो केमिकल भी दे देती। लेकिन शायद तुम्हारे पापा इस बात को जानते थे, इसलिए ही शायद उन्होंने तुम दोनों को नहीं चुना, ना तुम्हें और ना ही अनंता को। अरे कैसा बाप था वो। हाँ, ऐसा भी कोई बाप होता है क्या? तुम्हारे बाप की वजह से ही तो कई बार बच्चों को अपने बाप पर शक होता है। अब तुम ही देखो, अब उन्होंने हमारा कितना काम मुश्किल कर दिया है। राजेश्वर की ये बात सुनते ही यशपाल कहते हैं, वो तो मुझे यही बात
पता है। वैसे वैसे वो शीला, शौर्य, प्रत्युष और वो रघुवीर, वो चारों जो मर चुके थे, उनका क्या रहा? इस बात पर अब राजेश्वर कहते हैं, हाँ हाँ, वो बात तो मैं भूल ही गया। तुम उन चारों को देखना चाहते हो? अब इस बात पर यशपाल हाँ में अपने सिर को हिला देते हैं और अब वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, वैसे राजेश्वर, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम इतने वक्त से आखिर थे कहाँ पर। ना तुम्हारा फ़ोन लग रहा था और ना ही कुछ और। हमारे वो चारों आदमी भी मर गए, लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हारा कोई भी रिएक्शन नहीं आया। तुम सच सच बताओ मुझे राजेश्वर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मेरे ही साथ कोई खेल खेल रहे हो? तुम भी मुझे धोखा देने की तो नहीं सोच रहे? यशपाल की इस बात पर राजेश्वर अब उसकी इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता और अब वो उन्हें इग्नोर करते हुए ही अब वो कहते हैं, आ जाइए आप सब। अब जैसे ही राजेश्वर ने ये सब कहा, ये सुनते ही यहाँ पर यशपाल कहते हैं, ये क्या बकवास है राजेश्वर? हाँ, यहाँ पर कोई भी किसी के भी आने की परमिशन नहीं है। तो तुम किसे बुला रहे हो यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ तुम और मैं, हम दोनों ही आ सकते हैं। यशपाल ने भी यहाँ पर हड़बड़ाते हुए राजेश्वर से ये कहा ही था कि तभी उनके कानों में कुछ फुटस्टेप की आवाज़ आती है। इधर उन आवाज़ों को सुनने के बाद जैसे ही वो उस आवाज़ की दिशा में देखते हैं तो उनकी तरफ एक लेडी आ रही थी। अब वो नीचे से ऊपर की तरफ उस लेडी को ही देख रहे थे। इस औरत ने यहाँ पर एक शिफॉन साड़ी, वाइट कलर की एक शिफॉन साड़ी को पहना हुआ था। यशपाल की नज़र जैसे ही अब उस औरत के चेहरे पर जाती है तो उस चेहरे को देखकर तो अब उन्हें एक जोर का शौक लगता है, क्योंकि यशपाल ने तो खुद इस चेहरे को यहाँ पर इमेजिन नहीं किया था। इवन यहाँ पर क्या इधर कुछ सोचा भी नहीं था। और अब वो इसे देखकर कहते हैं, ये तो कोई और नहीं बल्कि। अब यहाँ पर यशपाल ने उन्हें इतना ही कहा था कि तभी अब राजेश्वर पीरामल कहते हैं, ये है मेरा नया इन्वेंशन। कैसा लगा यशपाल? क्योंकि इसी इन्वेंशन को करने के लिए मैं इतना बिजी था, मैं बता नहीं सकता इसको बनाने में मुझे कितना समय लगा। राजेश्वर की इस बात पर यशपाल अब उन्हें यहाँ पर सच में एक इम्प्रेसिव लुक देते हैं और कहते हैं, तुम सच में हर बार राजेश्वर मुझे इम्प्रेस कर देते हो। तुम्हारी यही बात मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। ये तोहफा तो हमें सच में राजीव गुलेरिया तक पहुंचाना ही होगा, क्योंकि ये तोहफा सबसे बेस्ट तो राजीव के लिए ही होगा। और अब यही वजह बनेगी राजीव और करण गुलेरिया के बच्चों को हम तक पहुंचाने में, क्योंकि हमने बहुत सारी कोशिशें कर ली हैं, लेकिन अब देखना वो जल्द ही हमारे पास होंगे। और एक बात, किंग को राजमहल में अभी के लिए उलझा कर रखो, अब हमारा असली खेल शुरू होगा। यशपाल की ये बात सुनते ही राजेश्वर कहते हैं, तुम फाइट क्यों नहीं करते हो इससे? अब यहाँ पर उसकी ये बात सुनकर अब यशपाल घूर कर राजेश्वर की तरफ देखता है कि आखिर राजेश्वर अब इस औरत से उसकी फाइट करने के लिए क्यों कह रहा है। तो अब यहाँ पर यशपाल की इन बातों को समझते हुए अब राजेश्वर कहता है, मेरा मतलब है कि मैंने तुम्हें कभी भी आज तक फाइट करते हुए ही नहीं देखा है कि तुम कैसी फाइट करते हो, इसलिए एक बार इसके साथ फाइट करके देखो। अब यहाँ पर राजेश्वर की इस बात को सुनने के बाद लेकिन यशपाल उसकी इस बात का कोई भी जवाब नहीं देते हैं। वो बस उन्हें इतना कहते हैं, वेल डन, अब किंग तैयार हो जाओ हमारे वार के लिए, क्योंकि इस बार हम अपनी पूरी तैयारी के साथ आए हैं। वैसे तुम्हें क्या लगता है राजेश्वर, क्या स्वाति मल्होत्रा सच में मर गई है या इस बार वो पिछली बार की तरह जिंदा है? यशपाल की इस बात पर राजेश्वर कहते हैं, यशपाल, पता है स्वाति मल्होत्रा जिस स्कूल में अभी पढ़ रही है ना, हम उस स्कूल के प्रिंसिपल हैं। तो ये कोई पूछने की बात नहीं है। तो वैसे तुम्हें तो पता ही होगा ना कि आखिर किस तरह से मैंने अपनी मौत का नाटक किया था, और इसके बाद वो प्रोफेसर वांगापटू के साथ मैंने क्या किया था, ये तो तुम अच्छी तरह से जानते ही हो ना। अब बस हमें स्वाति को ढूंढना है, क्योंकि स्वाति इस बार भी हम लोगों के साथ एक खेल ही खेल रही है। वो उसकी कोई भी मृत्यु नहीं हुई है। बस हमें उस तक किसी भी तरह पहुंचना है, और फिर उससे हमें उस V16 पावर ड्रग का फॉर्मूला भी ले लेंगे। और उसके बाद एक बार वो फॉर्मूला हमारे हाथ में आ गया,
फिर तो हम उस धनंजय को भी देख लेंगे। फिर तो उस धनंजय को हमें अपने गिरफ्त में लेना होगा और अपनी आंखों के सामने ही अपनी माँ के वफादारों का जब वो बुरा हाल देखेगा ना, तो उसका मुंह अपने आप ही खुल जाएगा। क्योंकि हमने उन वफादारों को इसलिए बचा कर रखा है कि हम धनंजय के सामने ही उन्हें मौत के घाट उतारेंगे। क्योंकि धनंजय ने कई सालों से अपने मुंह को बंद किया है ना, फिर तो देखना वो तोते की तरह अपनी माँ के बारे में सब कुछ उगल देगा। वैसे तुम मुझे एक बात बताओ यशपाल, मेरा तो समझ में आता है कि मैंने क्या कुछ किया, लेकिन मुझे तुम्हारा समझ में नहीं आया। तुमने दुनिया के सामने अपनी मौत का नाटक क्यों किया? क्या मैं इसका रीजन जान सकता हूँ? मेरा मतलब है कि आखिर तुम्हें क्या मिल गया अपनी मौत का ये नाटक करके, ये सब कुछ करके? राजेश्वर की इस बात को सुनने के बाद अब यशपाल कहते हैं, अरे क्या बताऊं राजेश्वर, मैं सच कहूं तो मैंने तो सोचा था कि मैं अपनी मौत का नाटक करूंगा और वो आयशा मेरे कब्जे में आ जाएगी। क्योंकि आयशा को मैं ढूंढ रहा था और वो मुझे कहीं भी नहीं मिल रही, इसलिए मैंने अपनी मौत का नाटक किया था। लेकिन सच कहूं तो मुझे मिला तो कुछ भी नहीं, उल्टा मेरा नुकसान हो गया। काश मैं उस आयशा को ढूंढने की कोशिश ही नहीं करता, क्योंकि वो यहाँ पर आई थी। ये एक तो मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर वो आयशा किंग को कहाँ पर क्या आखिर वो आयशा को किंग कहाँ पर लेकर गया है। क्योंकि हमने आयशा को उसके उस प्रेमी अक्षय वर्मा के साथ हम उन्हें या दोनों को यहाँ पर ले आए थे। हमें लगा था कि मेरी मौत का ये प्लान थोड़ा बहुत सक्सेसफुल हो गया है, लेकिन लास्ट पॉइंट पर पता नहीं किंग कैसे यहाँ पर आकर टपक गए और अपने साथ उन दोनों को ले गए। इसलिए जो प्लान हमने सोचा था वो उल्टा हमारे ऊपर ही पड़ गया और देखो ना, हमारे हाथ से वो डायमंड ड्रग भी चला गया। इस बात पर अब यहाँ पर यशपाल की नज़र जब सामने खड़ी उस औरत पर जाती है तो वो उसे कहते हैं, मेरी बात को बड़े ही ध्यान से सुनो। और ये कहते हुए वो उस औरत को कुछ कहने लगते हैं। तो इधर दूसरी तरफ इंडिया में दिल्ली में गुलेरिया हाउस के हॉल में यहाँ पर बहुत ढेर सारे गिफ्ट रखे हुए थे। उन इतने सारे गिफ्ट को देखने के बाद अब पिंकी, जो कि यहाँ पर अब हॉल में आती है और कहती है, ओ गॉड, यहाँ तो पहले से ही कितने सारे गिफ्ट रखे हैं। अरे मैंने अपने बुआ के लिए जो गिफ्ट बनाया है उसके रखने की जगह तो मुझे कहीं भी नहीं दिख रही, क्योंकि मैंने अपनी बुआ के लिए कार्ड बनाया है। इधर पिंकी की ये बात सुनकर शारदा कहती है, पिंकी बेबी, आप यहाँ पर अपना ये गिफ्ट रख दीजिए। और वैसे भी थोड़ी देर में मैं मारवा हाउस के लिए जाऊंगी, तो ये सारे के सारे गिफ्ट्स को मैं देने के लिए मारवा हाउस जा रही हूँ, तो मैं आपके गिफ्ट को भी ले जाऊंगी। अब उसकी इस बात पर यश कहता है, क्या सच में आप मारवा हाउस जा रही हैं? तो इसकी इस बात को सुनकर अब शारदा हाँ में अपने सिर को हिला देती है। तो अब यश कहता है, फिर तो आप ऐसा करना, आप मेरा ये गिफ्ट भी बुआ के लिए लेकर चले जाना। इस बात पर शारदा कहती है, हाँ मैं सबके गिफ्ट लेकर जाऊंगी। आप सभी बस इन गिफ्ट्स को यहाँ पर रख दीजिए, मैं बस कुछ ही देर में यहाँ से निकल रही हूँ। और वैसे भी अनिका मैडम ने तो अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करने से ही मना कर दिया है। अरे सच में मैं तो इतनी खुश थी कि अनिका मैडम का बर्थडे आ रहा है। देखो ना कितना अच्छा होता यहाँ पर अगर करण सर और राजीव सर होते और उनके साथ पूरी की पूरी फैमिली होती, तो यहाँ पर उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करने में कितना मज़ा आता। इस बात पर अब पिंकी कहती है, हाँ आप सही कह रही हैं। और अगर वो सब यहाँ पर होते तो आर्यन, रिया और अलेक्जेंडर वो तीनों भी यहाँ पर होते। मैं तो देखो उनके साथ हमें कितना मज़ा आता। कितना समय हो गया है उन तीनों से मिले हुए, मुझे तो उन सब की बहुत ही याद आ रही है। इस बात पर अब शारदा कहती है, हाँ बच्चों की याद तो मुझे भी बहुत ही आ रही है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं जब अनिका मैडम का ही ये फैसला है। तो वैसे भी उनकी स्टडी भी तो ज़रूरी है। इसके बाद वो यहाँ पर सर्वेंट से कहती हैं, ये सारे के सारे गिफ्ट्स को गाड़ी में रखवा दो, मुझे अभी मारवा हाउस के लिए जाना है। इधर शारदा की इस बात पर सर्वेंट अब वहाँ पर रखे हुए गिफ्ट को उठाकर अब वहाँ से बाहर के लिए निकल जाते हैं। तो इधर दूसरी तरफ वाराणसी में यहाँ पर मणिकर्णिका घाट पर यहाँ पर बैठा हुआ एक शख्स अब बस
अपने सामने की तरफ ही देख रहा था। वो शख्स अपने सामने एक जलती हुई चिता को देख रहा था और उस चिता को देखते हुए ही वो अपने मन में कहता है, ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पर महारानी आएगी। किंग ने अपना काम पूरा कर दिया है और अब आगे काम महारानी संभालेगी। अगर इस बार ज़रूरत पड़ी तो मैं खुद महारानी के साथ खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन अब डायमंड रख तो किसी के भी हाथ में नहीं जाने दूंगा, क्योंकि अब ये डायमंड रख किसी भी ऐसे शख्स के हाथ में नहीं जाएगा जो इसका मिसयूज करेगा। महादेव, मुझे यहाँ बुलाने के पीछे आपका यही संकेत था ना? तो देखो अब वो पूरा होगा। अब ये दुनिया देखेगी किंग की सोच और महारानी की शक्ति जब एक साथ होती है तो कोई भी बुराई इनसे जीत नहीं सकती है, चाहे वो बुराई कितने ही षड्यंत्र क्यों न रच ले। यही सोचकर वो शख्स बस यहाँ पर जलती हुई इस चिता को ही देख रहा था और अब उनके मुंह से निकल जाता है, एक बार फिर ये एक होने, एक बार ये फिर एक होंगे और किसी को बचाने के लिए, क्योंकि इस बार किसी को बचाने के लिए इन दोनों को एक होना ही होगा। महादेव, अपने भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। किसी को भी नहीं पता है किंग ने उस डायमंड ड्रग को कहाँ पर रखा है। यही सोचकर ही वो आदमी अब उस चिता की तरफ देखने लगता है। तो इधर दूसरी तरफ पेरिस में, यहाँ पर पेरिस में क्योंकि धनंजय, महेंद्र, लतिका ये तीनों ही अनिका के बर्थडे के लिए चले गए थे, तो आज यहाँ पर पेरिस के राजमहल में बड़ी रानी अपने रूम में अकेली रह गई थी। वो अब अपने रूम में बैठकर अपनी ही सोच में थी। उनके कानों में यहाँ पर बार बार धनंजय की ही बात याद आ रही थी। धनंजय ने जो बड़ी रानी को एक बात कही थी कि रेवती देखना, कहीं ऐसा ना हो कि जो तुमने आज किया है उसके करने के बाद तुम्हें बाद में पछताना पड़े। हालांकि रेवती बार बार इस बात को भूलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो इस बात को जितना इग्नोर कर रही थी वो बात उतना ही उसके कानों में गूंज रही थी। और आज इसी वजह से आज उसका मन भी थोड़ा सा उदास था। यहाँ वो विंडो के पास ही बाहर देखते हुए वो अपने मन में ही कहती है, आज फाइनली हमारी बेटी, जो कि कभी हमारी जान हुआ करती थी, जो कभी सिर्फ और सिर्फ हमारी बेटी थी, आज वो हमारी बेटी नहीं रही। वो तो उस अंजलि की ही थी। उन्होंने अपनी माँ को चुन लिया। जिस माँ ने उसकी परवरिश की, उस माँ को छोड़कर उसने अपनी जन्म देने वाली माँ को चुना है। वैसे अच्छी भी बात है, लेकिन हमें इसका इतना बुरा क्यों लग रहा है? हम ये बात क्यों बर्दाश्त नहीं कर पा रहे? और क्या इस वक्त हमारे दोनों भाई भी हमारे इस काम की वजह से नाराज हैं? हमने ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि हम आलिशा के लिए कुछ ऐसा करेंगे तो उसमें हमारे दोनों भाई भी हमारा साथ नहीं देंगे, क्योंकि मेरे भाई धनंजय ने हमेशा ही मेरा साथ दिया है। खैर, जो भी हो, आज अनिका का बर्थडे है तो हमें कोई भी नेगेटिविटी नहीं चाहिए। आज जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ। वैसे हमने भाई को बोल तो दिया था कि वो अनिका के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा गिफ्ट लेकर जाएं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बेस्ट विशेज उन्हें मिल जाएं। यही सोचकर अब वो अपने रूम की विंडो से बाहर की तरफ ही देखने लगती हैं। तो इधर दूसरी तरफ बूढ़े किंग के पैलेस में, किंग यहाँ पर इधर अपनी ही सोच में थे, क्योंकि यहाँ पर बस अवंतिका, अनंता और किंग ही इस पैलेस में थे। तो किंग कुछ सोच रहे थे, तभी उनके रूम का दरवाजा नॉक होने लगता है। उसे सुनते ही यहाँ पर आकांक्षा कहती है, किंग, मैं देखती हूँ बाहर कौन आया है। इस बात पर अब किंग भी पीछे मुड़कर देखते हैं कि तभी जब यहाँ पर आकांक्षा ने दरवाजा खोला तो यहाँ पर उसके सामने रानी अवंतिका खड़ी थी। सामने अवंतिका को देखकर अब यहाँ पर किंग कहते हैं, अंदर आओ। ये सुनते भी यहाँ पर अवंतिका जब अंदर आ जाती है तो वो कहती है, किंग आपने मुझे बुलाया। इस बात पर अब किंग कहते हैं, अंदर चलो, अभी उनके मुंह से बहुत कुछ अंदर चलो, अभी उसके मुंह से बहुत कुछ उगलवाना है।
और हाँ, एक बात और, रोहित की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में क्या आया है? मेरा मतलब है कि उस ड्रग का रोहित के ऊपर कोई इफेक्ट तो नहीं हुआ है ना? इस बात पर अवंतिका कहती है, किंग, मैंने रिपोर्ट को बना लिया है, आप खुद ही देख लीजिए। हम आपको रिपोर्ट दे देते हैं, क्योंकि अगर आप खुद देखेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये कहते हुए ही वो किंग की रिसर्च लैब के अंदर चली जाती है और कुछ समय के बाद वो अपने हाथ में उस रिपोर्ट को लेकर आती है और अब किंग के सामने आकर उन पेपर्स को किंग के सामने बढ़ा देती है। इधर अब किंग भी अवंतिका के हाथों से उन पेपर्स को ले लेते हैं और अब उन पेपर को लेकर जब उस पेपर को देखते हैं तो उसे पढ़ने के बाद अब वो कहते हैं, एनी एनी कहाँ पर है? वो तो वहाँ पर रोहित के साथ ही गई थी ना? किंग की इस बात पर अवंतिका कहती है, हाँ, वो किंग के साथ ही थी और शायद वो हमें सब कुछ बता सकती है जो कि शायद किंग हमसे छुपा रहे हैं, क्योंकि किंग हमें जो चीज़ बताना नहीं चाहते वो हमें एनी से पता लग सकती है। वैसे किंग हम कहना चाहते हैं, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। इस बात पर किंग कहते हैं, हाँ राजमाता बोलिए ना। ये सुनते ही अब अवंतिका कहती है, डायमंड ड्रग को चुराकर उसके रिप्लेसमेंट को बदल कर आखिर हमारे किंग करना क्या चाहते हैं? मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि आखिर उन्होंने ये कदम ही क्यों उठाया। वैसे पता नहीं हमें आपसे ये बात करनी भी चाहिए या नहीं, लेकिन हमारे किंग में हमें सच में गुरुदेव की झलक दिखाई देती है। हम जितने बार इस बात को नकारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब भी किंग हमारे सामने आते हैं, पता नहीं क्यों उन्हें देखकर हमें गुरुदेव की याद आ जाती है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है कि उनके इस एक्शन के पीछे कोई एक बहुत ही बड़ी वजह है जो वो हमसे छुपा रहे हैं, जो शायद अभी हमें पता भी नहीं है। इस बात पर अब बूढ़े किंग कहते हैं, हाँ हो सकता है, मुझे भी लग रहा है, लेकिन मैं सच कहूँ मुझे इस वक्त रोहित को लेकर बहुत ही डर लग रहा है। मैं भले ही चाहे उसे कुछ भी क्यों ना कहूँ, लेकिन उसके लिए आज मुझे डर लग रहा है। अगर गोल्डन ड्रग ने उसकी बॉडी में अपना असर तब दिखाया जब उसे सच का पता चलेगा। तुम्हें तो अच्छी तरह से पता है ना कि उस ड्रग के बारे में। मुझे बस इसी बात का डर है।